नमस्कार, आप देख रहे हैं अनलॉक इंटरव्यू और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो बेहद सादगी भरी, और क्योंकि सादगी भरा जीवन आपको वैसा जीवन गढ़ने में मदद कर सकता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो संतोषप्रद और सार्थक होता है, बात चाहे उपलब्धि की ही क्यों ना हो। इस शख्सियत ने अपनी सादगी से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके मुताबिक जीवन में लक्ष्य और संकल्प सबसे जरूरी है, क्योंकि सादगीपूर्ण जीवन आपको अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करता है। तो आज ऐसे ही शख्सियत के मालिक से आपको रूबरू कराते हैं जो बाराबंकी के सांसद हैं, उपेंद्र सिंह रावत। आज अनलॉक इंटरव्यू में हम तमाम मुद्दों पर सांसद उपेंद्र रावत से बातचीत करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक सांसद के तौर पर उन्होंने अपने लक्ष्यों को कितना हासिल किया है और भविष्य में क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं। अगर आप जीवन में खुशियां बटोरना चाहते हैं तो पहला मंत्र है जीवन को सादगी पूर्वक जीने की कोशिश करें। वो तो आपने सुना ही होगा ना, सादा जीवन उच्च विचार। अगर व्यवहार में सादगी हो, आचरण में श्रेष्ठता हो और विचारों में पवित्रता हो तो आप जितने ऊपर उठोगे उतनी ही विनम्रता आपके व्यवहार में आ जाएगी। क्योंकि आम के पेड़ पर लटकती हुई कैरी जब कच्ची होती है तब तक अकड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो कैरी रस से भरती है तो मिठास और माधुर्य पाती है। वैसे वैसे ये आम में तब्दील होती हुई झुकना शुरू हो जाती है। यानी जो अकड़ कर रहती है वो कच्ची कैरी और जो झुक जाए वो पका हुआ आम है। आज की ये शख्सियत जिसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, चूंकि सादगी जिसकी पहचान है, सेवा जिसका जुनून है, जो आवाम के सुख दुख में बराबर का भागीदार है, बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत। जी हाँ, बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत की यही पहचान है। उनकी इसी खासियत की वजह से क्षेत्र की जनता इनकी मुरीद है। बाराबंकी में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो उपेंद्र रावत हर वक्त मदद के लिए मौजूद होते हैं। राजनीति में आने के बाद उपेंद्र रावत ने काफी संघर्ष किया, लेकिन जमीन से जुड़े होने की वजह से इन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपना पहला ही चुनाव जीतकर विधायक बने थे। विधायक रहते ही इन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया, जिसमें उपेंद्र रावत ने 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर विशाल जीत दर्ज की। कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी काफी दरियादिली दिखाई। बाराबंकी सांसद ने अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए और अपना 1 माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर अपना फर्ज निभाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि कोरोना से जंग में इस राशि का इस्तेमाल किया जाए। सांसद उपेंद्र रावत के परिवार में उनके पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। सांसद बनने के बाद परिवार की तमाम जिम्मेदारियां उनकी पत्नी उर्मिला देवी के कंधों पर है। उपेंद्र रावत की छोटी बेटी मंजूलिका बीटीसी करने के बाद शिक्षिका बनना चाहती है, जबकि इनका बेटा भानु प्रताप इंजीनियरिंग कर रहा है। सांसद बनने के बाद भी इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। बेहद साधारण तरीके से यह परिवार चल रहा है और लोगों को अपनी सादगी का कायल बना रहा है। क्योंकि आज भी उपेंद्र रावत को लैया चना और घर की बनी चीजें ही पसंद हैं। वो कहते हैं ना, सादा जीवन यानी आजाद जीवन, वो जीवन जो आपको उस ओर बढ़ने की राह दिखाता है जहाँ जुनून और उपलब्धियां हैं, जहाँ ऐसा कोई शोर शराबा या अव्यवस्था नहीं होती जो आपके रास्ते की बाधा बने। तब आप केवल वही साथ रखते हैं जो बेहद जरूरी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है के फलसफे पर आधारित खास व्यक्तित्व उपेंद्र सिंह रावत से आप भी रूबरू होइए। बाराबंकी लोकसभा सीट से करीब 5 लाख से भी ज़्यादा वोट पाकर उपेंद्र सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और सांसद बने थे। वो इतने वोट हासिल कर चुनाव जीतने वाले पहले सांसद हैं।
हालांकि इससे पहले यह रिकॉर्ड 2014 में भाजपा के ही 4,54,000 से अधिक मत हासिल कर बाराबंकी की सांसद बनने वाली प्रियंका रावत के नाम था। सांसद उपेंद्र रावत की सबसे खास क्वालिटी की अगर बात करें तो वह है उनकी सादगी, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता उनकी मुरीद है। जिसकी मदद हो सकती है वो करते भी हैं। जनता दरबार में एक एक शख्स से मिलकर उसकी परेशानी जानना, उसका समाधान निकालने की कोशिश करना सभी नेताओं से अलग बनाता है। आज एचएनएन की टीम सांसद उपेंद्र रावत के आवास पहुंची है और उनसे जानने की उनके जीवन में क्या फर्क आया है, किस लक्ष्य के साथ सांसद बने और उनका पूरा करने में वहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद सांसद मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। एचएनएन 24x7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जीत के बाद क्षेत्र के विकास में खाका कैसे खींचा और उसमें कहाँ तक क्या कामयाबी मिली आपको? देखिए, जीत के बाद जो खाका मैंने खींचा उसमें से 75% खाका चुनाव लड़ने के पहले ही मैंने तय कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब देने होते थे। तो खाका मेरा ये था कि पूरे बाराबंकी ज़िले में सभी ब्लॉक स्तर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना कराना, लगभग तहसील मुख्यालय पर सभी तहसीलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना, बाराबंकी और बंकी को जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइन बीच में है उसको जोड़ने के लिए अंडरपास का निर्माण करवाना, फतेहपुर में एक बाईपास का निर्माण कराना और जैतपुर विधानसभा में रारी नदी है जिसकी सफाई कराना, क्योंकि वहाँ के लोगों को कहना था कि 25 साल पहले रारी नदी की सफाई हुई थी, तब से आज तक नहीं हुई है और उससे हजारों बीघे खेती जलमग्न होती थी, फसलें बर्बाद होती थी। तो इस तरीके का खाका मैंने तैयार किया। बाराबंकी कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ उद्योग धंधों की कमी है, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, वैसे तो बाराबंकी ज़िला जो है वो लखनऊ से सटा हुआ है और इस कारण बहुत सारे यहाँ के लोग लखनऊ काम करने के लिए चले जाते हैं और लखनऊ में जो स्थापित उद्योग धंधे हैं कुर्सी साइड में, वहाँ पर लोग काम करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बुढ़वल शुगर मिल जो है उसको संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो चले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आप स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसानों के लिए क्या प्लानिंग किया और तो अभी तक उसके लिए क्या आपने पहल की है? किसानों के लिए जो हमने काम किया है और जो पहल की है वो इस प्रकार है कि हमारे बाराबंकी ज़िले की किसानों की अगर फसल देखी जाए तो मेंथा की फसल प्रमुख फसल है और अभी तक उसको कृषि का दर्जा नहीं मिला है। तो इसके लिए मैंने पहली ही बार में लोकसभा में इसका सवाल भी लगाया और मैंने वहाँ पर इसका प्रश्न किया कि मेंथा की फसल को कृषि का दर्जा दिया जाए, ताकि अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो कृषि मतलब खेती जैसे उसको जो है बीमा का लाभ मिल सके। ये मैंने काम किया। और दूसरा ये है कि जो इसका उत्पादन होता है मेंथा का तेल, तो उसकी प्रोसेसिंग यहीं पर यूनिट लगे जिससे कि लोगों को अच्छा उसका फ़ायदा मिल सके। आप संगठन के साथ आपका कैसा तालमेल है? पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को कितना साथ मिलता है आपको? संगठन के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है और यही कारण है कि मैं 2017 में विधायक हुआ और 19 में संगठन ने ही मुझे चुनाव लड़ाया। मैंने टिकट नहीं मांगा था, संगठन की सिफारिश और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा तो मुझे टिकट दिया। तो संगठन का पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है और उसी तरीके से जो हमारे सभी माननीय विधायकगण हैं उनका पूरा सपोर्ट रहता है। मैं भी उनको पूरी तौर से सम्मान देता हूँ, वो भी मुझे सम्मान देते हैं। हम सब लोग मिल करके काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कदम उठा रहे हैं जिससे कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर न जाएं? मैंने पहले ही कहा कि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सभी विकास खंडों में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना कराऊं, हर तहसील मुख्यालय पर डिग्री कॉलेज की स्थापना कराऊं। तो इस दिशा में जो अभी हमने प्रयास किए हैं कि एक राजकीय पॉलिटेक्निक जैतपुर के पास बरायन में जो बहुत पहले से निर्माण होकर के पड़ा हुआ था, संचालित नहीं हो पा रहा था, उसको अभी इसी वर्ष मैंने उसको संचालित करवाया। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। और इधर जो नए प्रयास हुए हैं उनमें जैतपुर के पास अब्दुल्लापुर गांव है, तो जैतपुर का ही माना जाए, चूँकि टोटल जहां पर मुस्लिम बस्ती ज़्यादा थी वहां के लिए परियोजना थी कि एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो सकती है। तो जैतपुर में और सिरौली गौसपुर में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। उसका बजट भी रिलीज हो गया है, वो काम शुरू होने वाला है। ये उपलब्धि है। सांसद बनने के पहले और बाद के जीवन में कितना फर्क आया है? कोई ख़ास फर्क नहीं है। सांसद बनने के पहले मैं जैसा था
वैसे आज हूँ। सिर्फ मेरी व्यस्तता बढ़ गई, काम बढ़ गए हैं, दायरा बढ़ा है, एक जिम्मेदारी बढ़ी है तो काम बढ़ गए हैं। तो काम की जिम्मेदारी निभाने का एक अवसर मुझे मिला है, बाकी कोई खास परिवर्तन नहीं। इतने व्यस्त जीवन के बाद भी आप परिवार को कैसे साथ देते हैं? मैं शाम को जब भी लौटता हूँ, अगर बहुत देर ना हो जाए, 12-1 बजे कभी लौटता हूँ, तो शायद परिवार के लोगों से बात कम कर पाता। अन्यथा मैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी लौटता हूँ तो एक बार सबको अपने साथ फिर बैठा लेता हूँ। जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो अगर सो भी गए होते हैं तो भी मैं जगा करके बैठाता हूँ, और जितनी देर खाना खाता हूँ फिर उसके आधे घंटे बाद तक मैं प्रतिदिन, मेरी ये दिनचर्या है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके ही भोजन करूँ और उनके साथ वार्ता करूँ। जनता दरबार में आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं और उनकी मदद भी करते हैं, इसको लेकर आपको कितनी संतुष्टि मिलती है? सुबह 9 बजे मैं तैयार होकर के बैठ जाता हूँ और उसके बाद में फिर चाहे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब तक सारे लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं करा देता तब तक मैं उठता नहीं, और उसके बाद में उठने के बाद भोजन करता हूँ। मुझे संतुष्टि इसलिए मिल रही है कि अगर मुझे आज सांसद का पद मिला है, इसके पहले विधायक का पद मिला, तो ये किसने दिया मुझे? ये जनता की देन है। जनता ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, जनता ने मुझे सांसद बनाया है। आज जो कुछ मेरा सांसद के रूप में रुतबा है, जो कुछ मेरी उपलब्धियां हैं, वो सब ये जनता की देन है, उन्होंने मुझे बनाया है। इसलिए उनका कोई भी काम हो तो मैं कहीं पीछे न रहूं, उनके सारे कामों का निपटारा कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं, और मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं? उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें योगी सरकार की, तो आपको भी ये पता है और मैं याद दिला दूं आपको कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अगर बिजली की व्यवस्था को लें तो बिजली गांव में सिर्फ 7-8 घंटे रहती थी। अगर एक बार आंधी आती थी और पोल टूट जाते थे तो फिर सालों पोल नहीं लगते थे। ट्रांसफार्मर जल गया, 6-6 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। इस व्यवस्था को कितना चुस्त और दुरुस्त किया, और योगी जी ने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली, और हर गांव में 18 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। और इस पर सरकार खरी उतरी। आज देखिए आप कि वही खंभे हैं, वही तार हैं, वही जे, वही लाइनमैन, वही ट्रांसफार्मर, लेकिन बिजली 8 घंटे की बढ़ा करके 18 घंटे करने का काम योगी सरकार ने किया। बाकी और सारे मुद्दों पर आप देख लीजिए, किसानों के लिए जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनको बखूबी हमारी योगी सरकार लागू करने का काम करती है। सड़कों की गुणवत्ता को आप देख लीजिए कि जो सड़कें पहले बनती थी साल भर में ख़राब होती थी, आज वो 2-2.5-3 साल में जो है जब उनका दोबारा रिपेयरिंग का समय आता है तभी ख़राब होती है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से योगी सरकार की जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग है काम करने की, कि ठोस काम हो, मजबूत काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त काम हो उसमें। आपने केंद्र सरकार की भी बात कही, तो केंद्र सरकार का हम अगर पिछले 5 साल का छोड़ें तो इस वर्ष में आप देख लीजिए कि 1 साल जो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जो 1 साल है, वो वास्तव में भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है। क्यों ऐतिहासिक वर्ष है? कि एक कश्मीर से धारा 370 हटाया हमारी मोदी सरकार ने। धारा 370 एक ऐसी धारा थी जो जम्मू और कश्मीर को हमारे देश से अलग करती थी। यहाँ का झंडा वहाँ नहीं फहराया जा सकता था, यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाकर के वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता था, यहाँ का कानून वहाँ पर नहीं लागू था। इसको पूरा ख़त्म किया और आज जम्मू कश्मीर वास्तव में आज पूरी तौर से स्वतंत्र होकर के और भारत में शामिल हुआ है। और इसी तरीके से वहाँ पर जो है पूरी एक भारतवर्ष में शामिल हुआ और वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हुई। अगर दूसरी बात हम देखें तो 3 तलाक जो ख़त्म करने का काम भारत की सरकार ने किया है, आप बहुत कायदे से जानते हैं। आप उस महिला की सोच पर कल्पना कीजिए, उसके दिलो दिमाग में जो सोच चलती है, जब उसको हर समय एक खतरा बना रहता है कि कभी भी हमारा शौहर तलाक 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 बोल देगा, और तलाक 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 3 बार बोलने पर वो महिला घर से बाहर आ जाती है, सड़कों पर घूमती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैंने देखी हैं कि वो न तो अपनी ससुराल की रह जाती हैं और न बेचारी उनको मायके में कोई खाना पानी देता है, तो दर दर भटकती हैं। ये खतरा जिस महिला के दिलो दिमाग में हर समय छाया रहता होगा, वो किस तरीके से अपना जीवन जीती होगी। इसको ख़त्म करने का काम किया है मोदी सरकार ने। तो ये बड़े बड़े जो काम हुए हैं, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। अभी क्या चैलेंज और लक्ष्य है आपके साथ सामने, जिनको लेकर आप पूरा करना चाहते हैं? अभी चैलेंज और लक्ष्य जो हमने तय किया था
शिक्षा के क्षेत्र में सभी ब्लॉकों में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना, डिग्री कॉलेजों की स्थापना, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूरी भी हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बाकी हैं। तो लक्ष्य हमारा वही है जो मैंने चुनाव के पहले तय किया था और चुनाव के बाद जो खाका खींचा था, वो सारा लक्ष्य जो है पूरा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। इस कोरोना के संकट काल में, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, बहुत से अप्रवासी मजदूर बाहर से यहाँ आए हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? ये एक वैश्विक महामारी है, इस समय पूरी दुनिया में फैली हुई है और भारतवर्ष में भी इसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा की, ऐलान किया। और मैं उनसे भी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश की जनता को कि मोदी जी के एक इशारे को समझ करके और देश की जनता ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया, जिसका परिणाम है कि आज भारतवर्ष में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या और जो मौतें हुई उनकी संख्या अमेरिका और इटली और जापान, इन देशों की तुलना में और आबादी की तुलना में बहुत कम है। ये मोदी जी की सूझबूझ का परिणाम है। जो प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आए, उनके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी 128 जो है उनके एक वो केंद्र खोले थे, जिन पर उनको कुछ सुविधाएं मिलती थी, खाने पीने की व्यवस्था थी और अगर वो आराम करना चाहें तो वहाँ पर आराम भी कर सकते थे। तो उनमें हम लोगों ने पूरा जो है 2 महीने तक काम किया। जितने भी प्रवासी श्रमिक आए, बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो 500 किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं, उनके जूते और चप्पल घिस गए, नंगे पैरों चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो उनको हम लोगों ने चप्पल भी मुहैया कराए, उनको चप्पल पहनाया, उनको खाने की व्यवस्था कराई और अगर वो रुकना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए लेटने की व्यवस्था भी हमारे कैंपों में थी। ये सब सारी उनको सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई। कोरोना के इस संकट काल में आप हमारे चैनल HNN के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी जनमानस को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि उस पर अंकुश लगाया जा चुका है, काफ़ी उसको नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा था, जनता भी बहुत परेशान थी, त्राही त्राही कर रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने लॉकडाउन तो ख़त्म किया, लेकिन अभी हर व्यक्ति को ये सोचना है कि बहुत ही आवश्यक काम हो तब निकल करके मार्केट जाएं, बाहर जाएं, अन्यथा अभी भी लॉकडाउन का पालन करने की आवश्यकता है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इसका ग्राफ अभी तेजी से बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर किसी ज़रूरी काम से निकलना भी पड़े तो फिर बाहर निकलिए, तो बाहर आप अपना मास्क या गमछा अपने मुंह को ढक करके रखिए और सामाजिक दूरी को भी कायम रखिए और जल्दी से काम निपटाने के बाद फिर अपने घर आ जाइए, घर में वापस आकर के अपने घर में रहिए। बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे हमारे बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कहा है कि कोरोना की महामारी जो है अभी जीत हासिल तो नहीं हुई है, मगर उसके ऊपर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, वरना बाहर निकले नहीं। बाराबंकी से HNN 24x7 के लिए फखर आलम। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।